बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। और सबसे पहले अभी की ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। बहराइच के राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर ये रही। मुख्य आरोपी सरफराज और फ्रिंकू का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी। सरफराज के साथ फहीम का भी एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में फहीम के पैर में भी गोली लगी। नानपारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वो लोग जिनके एफआईआर में नाम थे उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है और 2 लोगों को एनकाउंटर में गोली लगी है। हालांकि पैर में गोली लगी है और कुल 4 लोग अभी पकड़े गए हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे। इनमें से 2 को एनकाउंटर के बाद पकड़ना पड़ा और संभवतः पुलिस का वर्जन अभी इसमें सामने आएगा तो ये मुमकिन है कि इसमें उन्होंने ये कहा हो कि इनकी तरफ से फायरिंग की गई और फिर उधर पुलिस को भी रिटेलिएट करना पड़ा इनको पकड़ने के लिए और उसमें इनको गोली लगी। क्या कहा है पुलिस ने, सुनिए जरा। लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक है। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। हमारे संवाददाता मनीष यादव इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अब बहुत जल्दी से जिन दर्शकों ने हमको अभी ज्वाइन किया उनके लिए बहुत जल्दी से रिकैप कीजिए, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे ये 4 पकड़े गए और अभी कितने ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। देखिए, डीजीपी के हवाले से प्रेस नोट जारी करके ये जानकारी दी गई है दिनेश कि पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद जब करने के लिए पुलिस गई तो वहां पर 3 लोग और गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उन हथियारों से ही पुलिस की टीम पर फायरिंग करने का प्रयास किया गया। मैं रोक रहा हूं मनीष, मतलब कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए ना? पुलिस ने की जिसमें सरफराज और फहीम को कुल 5 गिरफ्तार हुए ना? जी बिल्कुल दिनेश, 5 लोग गिरफ्तार हुए। मोहम्मद फहीम उनमें से एक है, मोहम्मद तालिम। और ये सारे नामजद हैं, इनके एफआईआर में नाम है। अब्दुल हमीद जो कि फहीम और देखिए इसमें जिनका एफआईआर में नाम है उनके नाम बता देता हूं। अब्दुल हमीद जो नामजद है एफआईआर में, मोहम्मद फहीम जो नामजद है एफआईआर में, मोहम्मद सरफराज जो नामजद है एफआईआर में। फहीम सरफराज भाई हैं, दोनों अब्दुल हमीद के पुत्र हैं, तो तीनों बाप बेटों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल ये एफआईआर में शामिल नहीं थे। 4 अज्ञात लोगों के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिससे राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। जो 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है उनके दाएं और बाएं पैर में चोट लगी है। पुलिस अधीक्षक क्या कह रही है जरा वो सुन लें, उसके बाद वापस लौट रहा हूं। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां लगी? मैम किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। इंग्लिश मैम ये है कि 5 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। हमारे संवाददाता मनीष ये बता रहे हैं आपको कि एफआईआर में जिनके नाम लिखे हुए हैं ऐसे 3 हैं, लेकिन एफआईआर में क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई है तो ये 2 भी आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं। कुल 5 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं और 2 लोगों के पैर में गोली लगी है, उनका उपचार चल रहा है, लेकिन किसी की भी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। यहां पर आप ये जानकारी आपने अभी देखी और हमारे संवाददाता मनीष लगातार आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। मनीष, आप कहां एन रूट हैं, किस तरफ जा रहे हैं और आगे अब क्या क्या हो रहा है? पुलिस कह रही है कि उनके जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी तलाश चल रही है। कहां ये तलाश जारी है? देखिए दिनेश, टीम बना दी गई है और जो नेपाल से सटे इलाके हैं खासतौर पर उन पर पुलिस टीम की पैनी नजर है। अब्दुल हमीद से भी पूछताछ होगी, सरफराज से भी पूछताछ होगी, जो अफजल है जो नामजद नहीं है, मोहम्मद तालिम जो कि नामजद नहीं है, इन दोनों से भी पूछताछ होगी क्योंकि पुलिस को यह जानकारी मिली है कि आपस में ये लोग संपर्क में थे। छिपने का स्थान तय किया जा रहा था और इतने में पुलिस ने इन 5 को दबोच लिया। तो ऐसे में जो बाकी पुलिस की टीम है आपस में कोऑर्डिनेट करके नेपाल के तराई इलाके में जो कि बहराइच से एकदम सटा हुआ इलाका है वहां पर पुलिस की दबिश बढ़ गई है।
वहां पर इन लोगों की रिश्तेदारियां भी, इन लोगों के परिचितों का बड़ा नेटवर्क उस इलाके में है। तो ऐसे में उस इलाके पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और उम्मीद है देर शाम तक उन लोगों, बाकी जो बचे लोग हैं उनमें से 1-2 की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा पुलिस के पास पुख्ता जानकारी भी है। तो कोशिश लगातार एसटीएफ और बहराइच पुलिस मिलकर कर रही थी और बड़ी कामयाबी, आप 5 लोगों की गिरफ्तारी से जो है बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 2 लोग थे, उनका इलाज दिनेश जिला अस्पताल बहराइच में उन्हें रेफर किया गया है, वहां पर उनका इलाज चलेगा। गोली अभी फंसी हुई है। जिस सीएससी पर ले जाया गया था वहां के डॉक्टर्स ने जानकारी दी है कि दाएं और बाएं पैर में दोनों के गोली लगी थी। जब पुलिस इनकी निशानदेही पर जिस हथियार से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी वो बरामद करने पहुंची थी, तो उस वक्त इन्होंने उन हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। मनीष, वापस आ रहा हूं। पुलिस पर फायर कर दी उन्हीं हथियारों से जो वहां बनाए जा रहे थे, जिनकी निशानदेही असल में उन दोनों ने की थी जो पहले पकड़े गए थे। और एक अहम खबर और देखिए, उसके बाद फिर से चलते हैं मनीष के पास। बहराइच अस्पताल के डॉक्टर का बयान, एक आरोपी के पैर में गोली फंसी हुई है। डॉक्टर बता रहे हैं शरीर से गोली का एग्जिट पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब गोली गई है शरीर में लेकिन बाहर नहीं निकली है। दोनों को दोपहर 2:30 बजे 2:35 पर टू बी प्रिसाइज अस्पताल में लाया गया, डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर ने बताया कितने बजे आमद हुई है इनकी और गोली के संदर्भ में क्या कह रहे हैं डॉक्टर, सुन लीजिए जरा। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो आप बता रहे थे मनीष कि जब वहां पर पहुंचे तो जो हथियार वहां पर थे उन्हीं से उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। देखिए, वही हथियार बरामद करने के लिए पुलिस की टीम उनको लेकर गई थी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर, चूंकि सुनसान इलाका है, तो ऐसे में इन लोगों ने कोशिश की कि शायद पुलिस पर फायरिंग करके वो भाग जाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी। जैसे ही फायरिंग हुई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोली पैर में लगी सरफराज और फहीम के। हालांकि पुलिस ने दोनों को, घायल हुए थे दोनों को, जो नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां पर पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उन्हें देखा और उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस को इस नाते मिली है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी दिनेश, उसमें से 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए और यही मेन अभियुक्त हैं। अब्दुल हमीद जो कि पिता है, सरफराज और फहीम उसके बेटे हैं। इसी के घर पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। इसका इलाके में बड़ा रसूख माना जाता है। सरफराज और अब्दुल हमीद दोनों सराफे का काम करते हैं, सराफे की इनकी दुकान हुआ करती है और व्यापारियों में जो महाराजगंज कस्बे में बीते 20 सालों में आकर बसे हैं और जो कि एक ही तबके से बिलोंग करते हैं, इन पर पूरी पकड़ इन लोगों की मानी जाती है। प्रशासन में भी इसका दखल हुआ करता था और ऐसे में एक गुट बनाकर ये अपने साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में बहुत माहिर है। जो घटना घटी उसके पीछे अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम की सोची समझी स्ट्रेटजी थी। ऐसी पुलिस की तफ्तीश में बातें सामने आई हैं। जो मौके पर लोग थे उनके बयान लिए गए, उनसे पूछताछ की गई और उसमें इन तीनों लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इन्हीं के घर पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी और अब्दुल हमीद ने ही वो हथियार चलाया था, असलाह चलाया था, जिससे रामगोपाल वर्मा को और बाकी गोली लोग का लगी क्या थी गले के नीचे। उनके 3 तो ये हो गए जो आप बता रहे हैं, अब्दुल हमीद से पूछताछ। बाप और उसके दोनों बेटे, बाकी 2 की भूमिका क्या है? देखिए, बाकी लोग भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस उस वक्त इनकी शिनाख्त नहीं कर पाई थी। जो जानकारी मिली है कि एक घर की छत पर ये बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, कांच की बोतल फेंकी जा रही थी, पथराव किया जा रहा था और असला इकट्ठा करने की योजना भी थी। तो ऐसे में इन दोनों की भूमिका भी उस घटना के समय बहुत महत्वपूर्ण थी और रामगोपाल की हत्या में अहम रूप से ये लोग भी शामिल रहे हैं। जब उसके शव को बाहर, रामगोपाल के शव को बाहर ले जाने की कोशिश उनके जो परिचित लोग हैं वो कर रहे थे, उस वक्त भी पथराव बॉडी पर किया गया था। उसमें भी इनकी भूमिका सामने आई है। और इसके अलावा जो बाकी नामजद हैं, ननकाऊ जिसमें शामिल है, साबिर जिसमें शामिल है, और उन सब की तलाश भी की जा रही है। ननकाऊ, साबिर, इन सब की तलाश भी चल रही है। देखिए कितना नृशंस इनकी अप्रोच।
कि पहले जीवित रहते हुए नाखून उखाड़े, गोलियां मारी और उसके बाद जब शव बाहर लाया जा रहा था तब भी उस पर पत्थर मारे। अगली अहम खबर देखिए इससे जुड़ी हुई। मनीष आप अपने मेरे साथ रहिएगा, स्टैंड बाय रहिएगा, आपके पास आता हूं। बहराइच हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो। गोली लगते ही जमीन पर गिरा राम गोपाल मिश्रा। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। अब्दुल हमीद की छत पर मारी गई थी गोली। राम गोपाल को लगातार 3 गोलियां मारी गई। गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। जरा देखिए और सुनिए इस आवाज को जो वीडियो बनाने वाले की आ रही है इसमें। आप आवाज सुन रहे हैं वादे मरगा बस, ये आप देख रहे हैं वहां जो इसको फिल्म इसको वीडियो बना रही है, जो भी उसकी आवाज आप सुन रहे हैं कि वो देखो वो मारा गया। और बस अब एक बार फिर से मनीष के पास चलता हूं। मनीष आपको बता रहे हैं कि उस समय घटनाक्रम कैसे हुआ था और उस घटनाक्रम से अलग अलग फेजेस में जुड़े हुए किरदार कौन कौन से थे, पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या अभी तक किया है, उनमें से कौन से लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग अब भी पुलिस के रडार में हैं और उनकी तलाश में कहां-कहां छापेमारी चल रही है, और क्या इंफॉर्मेशन बाकी है अभी जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं मनीष। देखिए दिनेश, कड़ी से कड़ी को पुलिस ने मिला लिया है। क्रोनोलॉजी क्या थी, घटना कितने बजे घटी, कौन कौन लोग छत पर थे, गोली किसने मारी, उनका सपोर्ट कौन लोग कर रहे थे, हथियार किसने मुहैया कराए थे और हथियार लाने की जरूरत क्या पड़ रही थी, बोतल कैसे वहां पर बिखरी हुई पड़ी थी, पथराव कहां से हुआ था, पत्थर क्या इकट्ठे पहले से कर लिए गए थे। ये बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस ने इनका मिलान कर लिया है और सवालों के उत्तर तलाश लिए हैं। इसमें भूमिका अब्दुल हमीद की बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का मुखिया था, इसके 2 बेटे सरफराज और फहीम इसके इशारे पर काम कर रहे थे। जब जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो इसमें जो विवाद हुआ उसमें अब्दुल हमीद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब रामगोपाल मिश्रा छत पर चढ़े तो पहला फायर अब्दुल हमीद ने ही किया था। संभावना इस बात की है कि फहीम ने दूसरा फायर किया, उसके बाद सरफराज ने गोली मारी। छर्रे 35 उनकी बॉडी में लगे हुए मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आसपास के लोग भी अब्दुल हमीद की मदद कर रहे थे। एक तो पहले वहां से जब भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मोर्चा वहां पर संभाल लिया तो मौके का फायदा अब्दुल हमीद और इन दोनों ने उठाया। एक और एंगल, एक और अपडेट में इससे जुड़ा हुआ मैं अपने दर्शकों को दे दूं, उसके बाद वापस आ रहा हूं। मनीष, ये जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगली इसी से जुड़ी हुई जानकारी देखिए। बहराइच अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप जानते हैं यहाँ पर सरफराज और फहीम को रखा गया है और क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को रखा गया है जिनके खिलाफ सख्त आक्रोश है लोगों में, लिहाजा इस जगह पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, कहा है एसपी ने। सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में गोली लगी, ये भी एसपी ने बताया। और आप जानते हैं, अब से कुछ देर पहले आपने देखा इलाके की जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो सामने आई और उन्होंने बताया कि जिन दोनों को पैर में गोली लगी है वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अब ये 5 लोग पकड़े गए हैं। अब इनसे आगे लीड मिलेगी और बताया जा रहा है कि नेपाल से लगा हुआ भारत का जो हिस्सा है उस जगह पर दबिश दी जा रही है। बाकी लोग जो अभी नहीं पकड़े गए हैं उनके लिए और क्या पता चला इस बारे में मनीष? देखिए, बाकी और लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे उन बाकी आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो गया है और देर शाम तक हो सकता है कि 1 या 2 आरोपी और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। संभावना उनके नेपाल बॉर्डर के आसपास ही छिपे होने की है, क्योंकि बहुत मुफीद होता है कि यहाँ पर घटना को अंजाम दो और नेपाल आसानी से भाग जाओ, जहां पर यूपी पुलिस के हाथ बंधे हुए होते हैं। तो ऐसे में यूपी पुलिस ने जो अभी आज कामयाबी हासिल की है, अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम को नेपाल भागने से रोक लिया और यहीं पर अरेस्ट कर लिया। लेकिन बाकी आरोपी भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। जो 6 लोग आरोपी थे उसमें ननकाऊ शामिल है, उसमें साबिर शामिल है। इन दोनों की तलाश लगातार कर रही है। कुछ ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं कि यहाँ कहां पर छिपे हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ अब्दुल हमीद के रिलेटिव से हुई थी, जो इसके जानने वाले हैं। जहां जहां इसका नेटवर्क है वहां से पूछताछ हुई थी, कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे थे। उससे बड़ी कामयाबी 5 गिरफ्तारियों के रूप में सामने आई है और बाकी जो बचे लोग हैं जिसमें कुछ अज्ञात लोग भी शामिल हैं, उन तक भी बहुत जल्द पुलिस पहुंच जाएगी। ऐसा पुलिस के सूत्रों का एक बात और हम समझना चाहते हैं बहराइच के बारे में। वहां के रहने वाले तमाम लोग बताते हैं कि इस तरीके से कम सांप्रदायिक रूप से कुछ उनके बीच में होने का कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई ऐसा इतिहास नहीं है।
वैसे में छतों पर ये पत्थर बोतल जो आप बता रहे हैं, और क्या वहां पर इन लोगों ने कुछ पहले से दिमाग में रखते हुए उनको जुटाना, पत्थरों को, बोतलों को जुटाना शुरू कर दिया था क्या? और फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि ये तो स्वतः स्फूर्त तरीके से हो गया, ये ऐसा तो लगता नहीं है। ऐसा लगता है पूरी प्लानिंग की गई इसके लिए। देखिए, जो तस्वीरें बता रही थी छत पर जिस हिसाब से पत्थर बिखरे हुए थे, नीचे जो गली में जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, जो रोड था वहां पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि तैयारी बहुत पहले से थी, इसकी स्ट्रेटजी बना ली गई थी, लोग इकट्ठे हो गए थे, वरना एक जगह पर कई सारे लोगों का होने का क्या काम है? एक घर में आपको अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम तो मिल सकते हैं क्योंकि परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन बाकी लोग उस घर में क्यों जमा थे, जैसी जानकारी मिल पाई है, तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इसका क्या पूरा सूत्रधार अब्दुल हमीद और उसका परिवार है, और इन लोगों को पहले ही वहां जुटाया गया था क्या? ये सारी बातें, वैसे भी पुलिस सारी कड़ियां जोड़ चुकी है, लेकिन वो जो डॉट्स अभी कनेक्टेड नहीं है उनका भी एक तरीके से उनको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश, और उधर जो बाकी नहीं पकड़े गए हैं उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। और जैसा हमने आपको बताया, 5 लोग कुल अभी तक अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 2 को एनकाउंटर में गोली पैर पर लगी है, जिनका इलाज भी चल रहा है। धन्यवाद मनीष, आपके पास आगे भी लौटूंगा, निगाह बनाए रखिए। और आगे खबरों में आग लग गई, फैक्ट्री के 3 टैंक्स में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया, कई किलोमीटर दूर तक नजर आया धुएं का गुबार। देखिए जरा ध्यान से, आग पर काबू पाने में जुटा दमकल विभाग, फोम की मदद से फिर आग पर काबू पाया गया। आप जानते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें आप जानते हैं कि वो सोपी सॉल्यूशन होता है, फोम वाला सॉल्यूशन होता है, उसके जरिए फिर आग पर काबू पाया गया। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड का लॉरेंस को मैसेज, लॉरेंस के लिए सोमी अली का इंस्टा पर पोस्ट, सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम लिखा पोस्ट, लॉरेंस से बात करना चाहती हैं सोमी अली, लॉरेंस से सोमी अली ने मांगा मोबाइल नंबर। सोशल मीडिया पर सोमी अली का पोस्ट, ये रहा सोमी अली का पोस्ट। वांटेड की एक्स की पोस्ट पर बवाल, बिश्नोई के नाम सोमी अली की इंस्टा पोस्ट। लॉरेंस से क्या बात करना चाहती हैं? नमस्ते करके शुरुआत कर रही हैं यहां सोमी अली, और लॉरेंस भाई करके संबोधित कर रही हैं। सुना भी और देखा भी कि आप जेल से भी जूम कॉल कर सकते हैं, ये बात वो सोमी अली कह रही हैं इसमें। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रहे हो, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कृपया करके मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले जूम कॉल हो जाए। पूजा के बाद आपसे बात करना चाहती हूँ। यकीन मानिए ये आपके फायदे की ही बातें हैं। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका। शुक्रिया। महंगे भैंसे की जरा देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक भैंसे की कीमत कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा, तो आपका जवाब क्या होगा? जितना भी आपने सोचा है वो दिमाग में रखिए और ये रिपोर्ट देखिए। 23 करोड़ का अनमोल, 20 करोड़ का विधायक, 10 करोड़ का गोलू टोल। चौंकिए मत, ये किसी इंसान की कीमत नहीं है, बल्कि भैंसों की कीमत है। इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लग्जरी कारों का काफिला खड़ा हो जाए। इन भैंसों की कीमत के साथ साथ इनके रहन सहन और खान पान भी राजे रजवाड़े से कम नहीं। दिन रात इनकी सेवा में कई सेवादार जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, विधायक भैंसे की सवारी भी शाही है। जिस गाड़ी में विधायक को लाया और ले जाया जाता है, सर्दी आ गई, छोले, बादाम, काजू सब कुछ चलेगा। कितने छोले बादाम का 200 ग्राम जी, काजू 200 ग्राम, दूध 2 लीटर, अंडे 3-4 अंडे, इसको मैक्सिमम इकट्ठा करके फिर देते हैं जी। कितने की डाइट होती है इसकी एक टाइम की? एक दिन में मान लो जी आप 1000-1500 खर्चा आ जाता है नॉर्मल में। इतना ही नहीं, विधायक भैंसे की सवारी भी शाही है। जिस गाड़ी में विधायक को लाया और ले जाया जाता है, उसमें एसी से लेकर तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। विधायक और अनमोल इस समय मेरठ की शान बढ़ा रहे हैं। एक और अवार्ड अपने नाम करने वाले हैं। 2000 में मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ से लेकर आज तक कई के इतिहास है, मैं खाली नहीं आया। चाहे पहला स्थान मिला हो, दूसरा मिला हो, तीसरा, आज तक का इतिहास कोने कोने देश के कोई भी कंपटीशन, चाहे कोई सी स्टेट में हो, लगभग तो फर्स्ट।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय कृषि मेले में विधायक और अनमोल को देखने के लिए लोगों का तांता लगा है। लखीमपुर चुनाव पर अखिलेश का बड़ा बयान। रायमेट 4 हार के डर से चुनाव टाला, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब बीजेपी की बदनामी हो रही है, कहा है अखिलेश ने। मिल्कीपुर में चुनाव हार रही है बीजेपी, अखिलेश का कहना है। सीएम के इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आ गई है कि मिल्कीपुर हाथ से चला जाएगा। बीजेपी को ये पता है प्रशासन अन्याय कर रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। पीडीए के सारे बीएलओज हटा दिए गए हैं, अखिलेश का कहना है। कई बार मुख्यमंत्री जी गए तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। जहरीली शराब की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। कई लोगों को धुंधला दिखाई पड़ने की शिकायत है, क्योंकि इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है इस तरह की मिलावटी शराब में, और उसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं या जान तक से जा सकते हैं। बिहार में जहरीली शराब का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। अकेले सिवान में, सिर्फ सिवान में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। महाराजगंज में कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और इन पीड़ितों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। छपरा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और अब तक 8 आरोपी पकड़े गए हैं।